हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे से यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। और पिछली वीडियो में हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया था और बताया था कि हिस्ट्री का परिचय और हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ें। ठीक है। और आज इसी वीडियो में हम उसी वीडियो से आगे बढ़ेंगे और आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे इतिहास और इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक इतिहास। और इतिहास को हम कहाँ से शुरू करते हैं और किस प्रकार इतिहास को हम पढ़ सकते हैं, कितने भागों में बांट के। क्योंकि अलग अलग भाग में बांटने के अनुसार उनकी जो विशेषताएं उनके अनुसार उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? अलग अलग भागों में। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राग इतिहास और आद्य इतिहास और इतिहास कितने भागों में? प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास तीन भागों में बांट के हम इतिहास को समझ सकते हैं। कितने भागों में? तीन भागों में बांटकर हम इतिहास को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राग इतिहास काल को प्राग इतिहास काल क्यों कहते हैं। क्योंकि वो उस समय की जो विशेषताएं हैं वो अलग हैं, क्योंकि उस समय के अलग साक्ष्य हैं। और आद्य इतिहास क्यों कहा गया है? क्योंकि आद्य इतिहास के समय में उस समय के अलग साक्ष्य हैं और इतिहास के समय के अलग साक्ष्य हैं। तो हम प्राग इतिहास को समझते हैं कि प्राग इतिहास में जो भी साक्ष्य मिले हैं वो पृथ्वी के अंदर से मिले हैं। और मृत भांड और जो भी चीज़ पत्थर के औजार कुछ भी मिले हैं तो वो प्राग इतिहास में मिले हैं। और उनके अनुसार कोई भी लिखी हुई चीज़ नहीं मिली है, उस समय लिखे हुए साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसलिए उन्हें प्राग इतिहास काल में कहा जाता है। कितने काल में कहा जाता है? प्राग इतिहास काल कहा जाता है। और जो आद्य इतिहास है उस समय जो साक्ष्य मिले हैं और लिखे हुए मिले हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता, वो आद्य इतिहास में पढ़ते हैं हम उसको। तो उसमें जो इतिहास भी उसमें साक्ष्य मिले हैं, लिखे हुए मिले हैं, लेकिन उनको हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए उन्हें आद्य इतिहास कहते हैं। और इतिहास में जो भी चीज़ मिली है पढ़े, उस चीज़ को लिखे हुए साक्ष्य मिले और उनको हम पढ़ भी पाएँ। और जो सही इतिहास का कालखंड है वो इतिहास से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? इतिहास से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राग इतिहास और आद्य इतिहास और इतिहास। तो ये सबसे पहले हम प्राग इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो प्राग इतिहास क्या है? तो प्राग इतिहास, तो हम देखते हैं कि इतिहास को हम तीन भागों में बांट के समझ सकते हैं। नंबर एक प्राग इतिहास, प्राग इतिहास प्री हिस्टोरिक, प्राग इतिहास, प्राग इतिहास। और नंबर दो आद्य इतिहास, आद्य इतिहास। और नंबर तीन इतिहास। क्या? इतिहास। तो इसका जो टाइम पीरियड है उसके अनुसार भी हम लिख लेते हैं उसको। तो 26 लाख से 3,000 BC, 3,000 BC। BC माने बर्थ ऑफ जीसस, माने ईसा मसीह से पहले की घटना को हम BC कहते हैं और ईसा पूर्व कहते हैं। तो आद्य इतिहास में हम 3,000 से, इसमें हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं, इससे 1500 BC है ना, 1500 BC, 1500 ईसा पूर्व। और इसमें हम 1500 से अब तक पढ़ते हैं, 1500 से अब तक। तो हम देखेंगे कि प्राग इतिहास को हम आज पढ़ेंगे, क्योंकि आद्य इतिहास को हम और प्राग इतिहास को हम हड़प्पा सभ्यता में इससे सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। और इसमें आज हम प्राग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो हम प्राग इतिहास को भी हम तीन भागों में बांट के समझ सकते हैं। कितने भागों में? प्राग इतिहास को हम तीन भागों में बांट के समझ सकते हैं। तो नंबर एक है प्राग इतिहास को, तो नंबर एक प्राग इतिहास में प्राग इतिहास को हम पाषाण युग कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण युग कहते हैं। प्राग इतिहास को क्या कहते हैं? पाषाण युग कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण काल। पाषाण काल माने स्टोन एज। क्या कहते हैं? स्टोन एज। क्योंकि पाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय सिर्फ पत्थर के औजार बनाए गए थे। किसके औजार बनाए गए थे? पत्थर के औजार बनाए गए, इसलिए इसे स्टोन एज कहते हैं, यानी पाषाण काल कहते हैं। और इसको हम तीन भागों में बांट के समझेंगे। तो नंबर एक पुरापाषाण काल। क्या? पुरापाषाण काल। और नंबर दो मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और नंबर तीन नव पाषाण काल। क्या? नव पाषाण काल। तो आज हम इस वीडियो में इन तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। क्योंकि इस समय की जो विशेषताएं और विशेषताओं के अनुसार ही इनको तीन भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। क्योंकि इस समय की जो विशेषता अलग रहीं उसके अनुसार हम पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को पढ़ेंगे। तो चलो समझते हैं। सबसे पहले हम पुरापाषाण काल को समझते हैं, क्योंकि इस समय के जो साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं। तो इस समय पुरापाषाण काल में सबसे पहले जो साक्ष्य मिले हैं वो 1863 में जिसकी खोज की थी वो थे रॉबर्ट ब्रुस। कौन थे? रॉबर्ट ब्रुस ने 1863 में कर्नाटक के पल्लवरम से सबसे पहले एक साक्ष्य इसका मिला है, वो हैंडेक्स, पत्थर का औजार। क्या है? पत्थर के औजार।
क्या है, पत्थर का औजार। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि सबसे पहले जो 1863 में रॉबर्ट ब्रुश ने कर्नाटक के पल्लवरम से और कर्नाटक के पल्लवरम से एक हैंडेक्स खोजा। क्या खोजा है? हैंडेक्स, यानी हस्तकुटार, माने हाथ से जो भी चीज़ शिकार करने के लिए उन्होंने बनाया, और शिकार करने के लिए बनाया उन्होंने जो हैंडेक्स, हाथ का पत्थर का औजार, वो खोया था। और उनको रॉबर्ट ब्रुश को हम प्रापाषाढ़ काल का जनक भी माना जाता है। हैंडेक्स खोजा। क्या खोजा? हैंडेक्स। और इसके बाद हम समझेंगे प्रापाषाढ़ काल में, वो हम इसको हटाने के बाद समझेंगे, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको ये समझ में आएगा। चलो मैं इसको बैठा देता हूँ और इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रापाषाढ़ काल में, और हम स्टेप बाय स्टेप एक 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 करके समझेंगे। सबसे पहले प्रापाषाढ़ को समझेंगे, फिर मध्यपाषाढ़ काल को समझेंगे, फिर नवपाषाढ़ काल को समझेंगे। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं प्रापाषाढ़ काल में कि इस समय की जो स्थान है वो हमें कहाँ कहाँ मिले हैं और इस समय क्या चल रहा था पूरे विश्व में। तो प्रापाषाढ़ काल को चलो समझते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि पाषाढ़ काल को हमने बांटा था। पाषाढ़ काल को हमने 3 भागों में बांटा था। नंबर 1 पुरापाषाढ़ काल, पुरापाषाढ़ काल, पुरापाषाढ़ काल, पुरापाषाढ़ काल, और नंबर 2 मध्यपाषाढ़ काल, मध्यपाषाढ़ काल, मध्यपाषाढ़ काल, और नंबर 3 बांटा था नवपाषाढ़ काल। क्या? नवपाषाढ़ काल। नवपाषाढ़ काल तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो भी हमारे यहाँ पर विश्व में सबसे पहले जो मानव के साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिलते हैं। मानव के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? वो अफ्रीका की तंजानिया की खाड़ी से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? अफ्रीका की तंजानिया की खाड़ी से मिलते हैं। मानव के साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं? अफ्रीका की तंजानिया की खाड़ी से। तो सबसे पहले हम उसी को समझ लेते हैं कि सबसे पहले जो हमारे मानव की उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई है। क्योंकि जब 1859 से पहले जब डार्विन ऑफ स्पीसीज एक पुस्तक जो डार्विन ने लिखी है, वो उसके ना आने से पहले वो सबसे पहले जो भगवान से उत्पत्ति मानी जाती थी कि मानव की उत्पत्ति ना वो भगवान से हुई है। लेकिन जब से 1859 में जब डार्विन ऑफ स्पीसीज डार्विन की जो पुस्तक आ जाने के बाद सिर्फ मनुष्य की उत्पत्ति या जीव की उत्पत्ति मानी गई है, वो मानी गई है पानी से। कहाँ से मानी गई है? पानी से। और उस पर मनुष्य पर या किसी भी जीव पर प्रकृति का चयन का सिद्धांत लागू होता है। जो भी इतना संघर्ष करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार मानव की या जीव की उत्पत्ति हुई है, वो पानी से हुई है। तो डार्विन ऑफ स्पीसीज से ये बिल्कुल साफ हो जाता है। पहले भगवान से मानी जाती, लेकिन 1859 में पुस्तक आई डार्विन ऑफ स्पीसीज, उससे सिर्फ मानव की उत्पत्ति सिर्फ पानी से हुई है। किससे हुई है? जीव की उत्पत्ति पानी से हुई है। तो हम देखेंगे कि जब मानव की उत्पत्ति किस किस प्रकार हुई थी, किस प्रकार मानव पहले था, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद कैसे मानव की जो वर्तमान स्वरूप था, आधुनिक मानव की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो मानव का जो आदि मानव था वो क्या था? प्राइमेट मानव। क्या था? प्राइमेट मानव था। कौन था? प्राइमेट वानर। प्राइमेट वानर क्या था? प्राइमेट वानर था। फिर उसके बाद होमो हैबिलस। इसके बाद क्या था? इसके बाद था होमो हैबिलस, होमो हैबिलस, होमो हैबिलस। फिर उसके बाद होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। फिर उसके बाद नियंडरथल, नियंडरथल, नियंडरथल। फिर उसके बाद इसके बाद आ जाता है होमो सैपियंस। क्या आ जाता है? होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। और हम देखेंगे कि इस समय बंदर का टाइप का था, प्राइमेट वानर था, तो उस समय कुछ नहीं था। और इस समय था तो इसकी जो साक्ष्य हैं होमो हैबिलस के वो तंजानिया तक सीमित थे। कहाँ तक थे? अफ्रीका की खाड़ी, अफ्रीका की खाड़ी, अफ्रीका की खाड़ी तंजानिया में,
अफ्रीका की खाड़ी तंजानिया तक सीमित थे। कहाँ तक सीमित थे? तंजानिया तक सीमित थे। तंजानिया तक सीमित थे। कहाँ तक थी? अफ्रीका की खाड़ी तंजानिया तक सीमित थे। होमो एविलस जो मानव था वो अफ्रीका की तंजानिया खाड़ी तक सीमित थे। फिर उसके बाद देखते हैं कि तंजानिया से फिर इस समय तंजानिया से, और इस समय जो हैंडेक्स बनाए थे वो इसी बनाए थे उन्होंने। हैंडेक्स कहाँ पर बनाए थे? हैंडेक्स शिकार करने के लिए सबसे पहले पत्थर के औजार उन्होंने होमो एबिलिस यहीं पर बनाए थे। फिर उसके बाद होमो इरेक्टस में यूरोप कहाँ पर पहुँच गए थे? यूरोप और एशिया में विस्थापन हुआ। यूरोप और एशिया में विस्थापन हुआ। यूरोप और एशिया में क्या हुआ? विस्थापन हुआ। और इस समय और उन्होंने पत्थर के जो भी औजार बनाए थे उस समय उन्होंने औजार बनाए थे, और उसमें जो शिकार करने के लिए और अच्छे अच्छे औजार थे और सूक्ष्म क्योंकि औजार इस समय बनाए थे उन्होंने, उनसे जो बड़ा आकार था उससे छोटे आकार इसमें बनाए गए थे होमो इरेक्टस में। पर उस समय इस समय जो अंत्येष्टि जो हुई, जो सब जलाने की आग की उत्पत्ति, आग का आविष्कार हो गया था, तो इस समय भारी भरकम वाले शरीर था। भारी भरकम पूरे विश्व स्तर पर भारी भरकम और अंत्येष्टि प्रक्रिया जो संस्कार मृतकों की जो मृतक परपाटी माने जलाना, सब जलाना माने मृतक परपाठी बोलते हैं उसे। संस्कार करना, दाह संस्कार करना, उसे जलाना, उसे मृतक परपाठी बोलते हैं। तो इस समय इसकी उत्पत्ति हो चुकी थी। और इसके बाद जो आधुनिक मानव को हम होमो सैपियंस कहते हैं। आधुनिक मानव उत्पत्ति, और इस समय क्रांतिकारी मानव बन गया था। क्रांतिकारी मानव जो हम आज देख रहे हैं वर्तमान स्वरूप उसका क्रांतिकारी मानव। तो इस प्रकार मानव की उत्पत्ति हुई थी। सबसे पहले प्राइमेट बानर था, फिर होमो हैबिलस था। इस समय उसने हैंडेक्स बनाए थे। क्या बनाए थे? हैंडेक्स बनाए थे। और इस समय उसने उससे भी अच्छे औजार बनाए थे, और उसका जो औजार का जो आकार था वो छोटा हो गया था। और उसके बाद उसने नियंत्रण में भारी भरकम शरीर और मृत परपाटी में दाह संस्कार करना शुरू किया, और कृषि करना भी शुरू किया, पर लेकिन थोड़ा थोड़ा किया था। लेकिन इस पर आते आते उसने पूरे विश्व स्तर पर कृषि करना सीख लिया था और पशुपालन करना सीख गया था, और स्थायी आवास इस समय सीख चुका था वो होमो सैपियंस में। और ऐसे क्वेश्चन भी बनता है कि आधुनिक मानव किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है होमो सैपियंस को। ये कई बार भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में। ठीक है, तो चलो इसको आप स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं इसको समझ जाता हूँ और इसको एक एक से समझाते हैं। ठीक है, तो ये मानव की उत्पत्ति है। सबसे पहले प्राइमेट बानर, तो फिर होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, नियंडरथल और होमो सैपियंस। ठीक है, तो नोट करिए आप इसको। चलो स्टार्ट करते हैं अपना पुरापाषाण काल को। तो मैं इसको हटा देता हूँ अब हम देखेंगे पुरापाषाण काल में आदि मानव की उत्पत्ति हो चुकी थी। किसकी? आदि मानव की उत्पत्ति हो चुकी थी पुरापाषाण काल में। आदि मानव ने समूह में रहना प्रारंभ कर दिया था। कहाँ पर? मध्यपाषाण काल की घटनाएं नंबर 1 हम पुरापाषाण काल पढ़ रहे हैं। पुरापाषाण काल में आदि मानव की उत्पत्ति हुई। आदि मानव की उत्पत्ति हुई। किसकी हुई? आदि मानव की उत्पत्ति हुई। और नंबर 2 यायावर स्थिति में था। घुमक्कड़ मानव था यायावर स्थिति में। यायावर स्थिति माने उसे यायावर स्थिति को कहते हैं। घुमक्कड़ स्थिति माने घूमता फिरता रहता था मानव। पुरापाषाण काल में सिर्फ घूमता रहता था, और जो भी मिल गया उसे खा लेता, और जो भी मिल गया उसे पहन लेता और घूमता रहता था। उसे यायावर स्थिति कहते हैं। घूमता रहता था उसे यायावर स्थिति कहते हैं। और आदि मानव की उत्पत्ति हुई। और यायावर स्थिति घुमक्कड़ मानव माने घूमता रहता था, जो भी मिल गया उसे खा लेता, जो भी मिलता था उसे पहन लेता और घूमता रहता था। कोई भी स्थायी आवास नहीं का, कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद
आग से परिचित होगा, क्योंकि उसने हैंडेक्स बनाए थे और पत्थर के औजार बनाए थे। तो उसने एक एक औजार को, पत्थर के औजार को आपस में घिसा, तो उससे आग की उत्पत्ति हुई थी। किसकी उत्पत्ति हुई थी? आग की उत्पत्ति। पूर्ण रूप से नहीं हुई थी, पूरे विश्व स्तर पर नहीं हुई थी और उसका प्रयोग करना भी नहीं सीखा था। सिर्फ आग की उत्पत्ति हुई थी पुरापाषाण काल में। क्या हुई थी? आग की उत्पत्ति। आग की उत्पत्ति आग की उत्पत्ति हो गई थी। और हम देखेंगे कि जो 1863 में सबसे पहले जो हैंडेक्स खोया था 1863 में, रॉबर्ट बुश ने, किसने? रॉबर्ट बुश ने जो 1863 में हैंडेक्स खोया, क्या खोजा? हैंडेक्स खोजा। इसलिए रॉबर्ट बुश को पुरापाषाण काल का जनक भी माना जाता है। हैंडेक्स खोजा कर्नाटक के पल्लवरम से। कहाँ से? पल्लवरम से। तो ये सारी घटना पुरापाषाण काल की हैं और यही क्वेश्चन बनते हैं कि आदि मानव की उत्पत्ति कहाँ पर, किस काल में हुई थी? तो पुरापाषाण काल में। यावर स्थिति माने घुमक्कड़ मानव। और आग की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? पुरापाषाण काल भी माना जाता है। और 1800 में रॉबर्ट बुश ने हैंडेक्स खोया कर्नाटक के पल्लवरम से। ठीक है, तो ये इतनी घटना किसकी है? ये इतनी घटना है पुरापाषाण काल की। कहाँ की घटना है? पुरापाषाण काल की। और हम देखेंगे कि जब आप देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में क्या था और इस समय मानव क्या क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, तो हम पढ़ेंगे अब मध्य पाषाण काल को। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि मध्य पाषाण काल में जो मानव का जो स्थिति थी, क्योंकि मध्य पाषाण काल में जो परिवर्तन हुए तभी तो मध्य पाषाण काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। क्योंकि इसी काल को संक्रमण काल भी कहा जाता है, क्योंकि संक्रमण काल कहते हैं ट्रांजिशन फेज, माने जो भी परिवर्तन हुए, जो अचानक से चेंज हो गया कुछ भी चीज़, तो उसे ट्रांजिशन फेज कहते हैं, माने संक्रमण कालीन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण कालीन काल किसे कहते हैं? मध्य पाषाण काल को संक्रमण कालीन काल कहते हैं। और इस समय क्या हुआ था? इस समय मध्यकाल में क्या हुआ था? मध्यकाल में क्या हुआ था? मध्यकाल में आदि मानव था, वो समूह में रहना प्रारंभ कर दिया था। आदि मानव ने समूह में रहना प्रारंभ कर दिया था। समूह में रहना प्रारंभ कर दिया था आदि मानव ने। और उसके बाद पशुपालन प्रारंभ किया। क्या किया? पशुपालन भी उसने करना शुरू कर दिया था। पशुपालन प्रारंभ किया पशुपालन। और नंबर 3 उसने क्या किया? सर्वप्रथम पालतू उसने किसको बनाया था? सर्वप्रथम पालतू बनाया था। तो बनाया था कुत्ता को, यानी श्वान कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? श्वान। क्या कहते हैं? श्वान कहते हैं। सर्वप्रथम पालतू उसने किसको बनाया था? कुत्ता को बनाया था, उसे हम श्वान कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद औजारों का आकार छोटा हो गया था। किसका? औजारों का आकार छोटा हो गया था। औजारों का आकार छोटा हो गया। और हम देखते हैं कि उसके बाद उसने क्या किया? और उसके बाद मृद भांड बनाए थे उसने। मृद भांड बनाना प्रारंभ कर दिया था। मृद भांड के भी साक्ष्य मिल रहे हैं मध्य पाषाण काल के। और उसके बाद हड्डियों के औजार बनाए उसने मध्य पाषाण काल में। और उसके बाद और इसी को इतनी जो घटना है वो पाषाण काल की घटना है। और इसको संक्रमण कालीन काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रमण कालीन काल भी कहा जाता है पाषाण काल को। मध्य पाषाण काल को संक्रमण कालीन, इसको भी लिख लो, ये भी क्वेश्चन एग्जाम बन जाता है कि इसे संक्रमण कालीन कहा जाता है। संक्रमण कालीन काल कहा जाता है। तो ये सब घटना किसकी हैं? ये सब घटनाएं मध्य पाषाण काल की। और पुरापाषाण काल की क्या है? आदि मानव की उत्पत्ति हुई थी, यावर स्थिति था आग की उत्पत्ति। और 1863 में रॉबर्ट बुश ने हैंडेक्स खोजा कर्नाटक के पल्लवरम से। और मध्य पाषाण काल में आदि मानव ने समूह में रहना प्रारंभ कर दिया था और पशुपालन प्रारंभ किया। सर्वप्रथम पालतू कुत्ता को बनाया था, श्वान को। औजारों का आकार छोटा हो गया और मृद भांड बनाना प्रारंभ की। और हड्डियों के औजार संक्रमणकालीन कहा जाता है इतिहास को, काल को। अब पढ़ेंगे नवपाषाण काल में क्या था और इस समय आते आते मानव किस रूप में उत्पत्ति हुई थी मानव की।
और जो आधुनिक मानव है ना वो नवपाषाण काल आते आते उत्पत्ति हो गई थी नवपाषाण काल में। तो इस समय उसने मानव ने सबसे पहले क्या क्या सीखा था तो उसको पढ़ेंगे नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल में सबसे पहले हम देखेंगे कि नवपाषाण काल में उसने स्थायी आवास क्या किया, स्थायी आवास माने समूह में रहना प्रारंभ कर दिया था। स्थायी आवास के साक्ष्य मिलते हैं, स्थायी आवास। और नंबर 2 पे क्या करते हैं, नंबर 2 पे पहिए का आविष्कार इसने इसी में माना जाता है। पहिए का आविष्कार इसने इसे नवपाषाण काल को ही माना जाता है। और नंबर 3 विश्व स्तर पर कृषि प्रारंभ करना शुरू की थी। विश्व स्तर पर कृषि करना प्रारंभ की। और पशुपालन उन्नत अवस्था में था। पशुपालन उन्नत अवस्था में था। उस समय विश्व स्तर पर कृषि करना प्रारंभ किया, पशुपालन उन्नत अवस्था में था, पहिए का आविष्कार हो गया था और स्थायी आवास हो गया था। और उस समय की जो है वो मृत परपाटी माने मृतक परपाटी, जो मृतक परपाटी है वो शवों को जलाते थे। मृतक परपाटी शवों को जलाते थे। और उसके बाद और भी जो भी आविष्कार उस समय के हुए थे और उस समय स्थायी मृत भांड बनाए गए। और उस समय की आदि मानव के दौरान जो भी उस धातु का प्रयोग किया गया था, तो इस समय जो नवपाषाण काल के आते आते उसने जो धातु का प्रयोग किया था वो किया था तांबे का। किसका प्रयोग किया था, तांबे का प्रयोग किया था। धातु के रूप में तांबे का प्रयोग किया। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इस समय की जो घटनाएं हैं वो किस किस स्थान से मिली हैं, उन स्थान के बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। इससे फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलो मैं इसको अब हटा देता हूँ। उसके बाद नवपाषाण काल की जो भी स्थान मिले हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलो हटा देता हूँ मैं इसको। हम देख रहे हैं कि नवपाषाण कालीन बस्तियाँ कहाँ से मिली हैं। नवपाषाण कालीन बस्तियाँ भारत में। कहाँ पे, भारत में कहाँ से मिली हैं नवपाषाण कालीन बस्तियाँ। तो हम मैप के जरिए देख लेते हैं, मैप में ही देख लेते हैं। मैप में ही देख लेते हैं कि नवपाषाण कालीन बस्तियाँ हैं। और ये पहले पाकिस्तान भारत में ही था और ये अफगानिस्तान है। इस समय की जो घटना है वो यहीं पर थी सब कुछ पहले। तो हम देखें कि उस समय जो नवपाषाण कालीन बस्तियाँ हैं वो भारत में कहाँ से मिली हैं हमें। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो भी स्थान है वो मिला है जम्मू कश्मीर से मिला है। एक बुर्जहोम क्या मिला है, जम्मू कश्मीर से बुर्जहोम क्या है, बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से क्या मिला है, बुर्जहोम। तो यहाँ से बुर्जहोम से क्या मिला है, और ये जम्मू कश्मीर में कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ से यहाँ गर्तावास के साक्ष्य मिले, किसके मिले हैं, गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं बुर्जहोम से। गर्तावास माने, गर्तावास का मतलब ये होता है कि ज़मीन के अंदर जो भी मानव रहता है वो ज़मीन के अंदर रहते थे उस समय। तो उस समय को जो साक्ष्य मिले हैं वो जम्मू कश्मीर बुर्जहोम से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, जम्मू कश्मीर बुर्जहोम से मिले हैं गर्तावास के साक्ष्य। और यहाँ पर जो मिले हैं साक्ष्य वो कुत्ते को मानव के साथ रहना या उनके साथ दफनाना,
उसके भी साक्ष्य गर्तावास बुर्ज जो हमसे मिले हैं उस समय कहाँ के मिलते हैं। मानव को कुत्ते को मानव के साथ दफनाना, मानव के साथ दफनाना ये साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ये बुर्ज जो हमसे मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, बुर्ज जो हमसे मिले हैं बुर्ज जो हमसे मिले हैं। और नप्पा सड़कल बस्तियाँ हैं बुर्ज हम गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। और उसके बाद देखते हैं जो कौल्डी हवा, ये कहाँ से मिले हैं। ये यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश है, कहाँ पर ये उत्तर प्रदेश। और यहाँ से क्या मिला है, उत्तर प्रदेश से कौल्डी हवा इलाहाबाद में है, कहाँ पर है, इलाहाबाद से क्या मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ के किसके साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, चावल के साक्ष्य ये मिले हैं उत्तर प्रदेश के कौल्डी हवा से, इलाहाबाद से मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, चावल के साक्ष्य। और यूपी से हथनौरा से मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, यूपी से हथनौरा यूपी से मानव के कंकाल मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, मानव के कंकाल मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, यूपी के हथनौरा से मानव के कंकाल मिले हैं। और पाकिस्तान की जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ और कुलीगुल मोहम्मद, क्या, कुलीगुल मोहम्मद यहाँ से गेहूँ और जौ कपास के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से, यहाँ से गेहूँ और जौ और कपास के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से, पाकिस्तान के मेहरगढ़ और कुलीगुल मोहम्मद से। कहाँ से मिले हैं, गेहूँ और जौ और चावल कपास के साक्ष्य मिले हैं। और ये एक स्थान है सरायकोला, तो इसका स्थान है जो पाकिस्तान में पड़ता है, अफगानिस्तान में, सरायकोला। तो यहाँ से सरायकोला से क्या मिला है, सरायकोला से कपास के साक्ष्य मिले। कहाँ से, कपास के साक्ष्य मिले, कपास के साक्ष्य, तो ये पाकिस्तान से मिले। और हम देखते हैं एक था कर्नाटक से, यहाँ पर एक 3 जगह है, कौन सी है ये, मास्की, ब्रह्मगिरी और संगनकल्लू। क्या है, मास्की, संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी। तो यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से गोबर की ढेर मिले हैं। इससे पता चलता है कि पशुपालन उन्नत अवस्था में था। क्या था, पशुपालन उन्नत अवस्था में था। यहाँ से गोबर के ढेर मिले हैं, गोबर के ढेर मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर जो पशुपालन था वो उन्नत अवस्था में था। किस अवस्था में था, उन्नत अवस्था में। तो ये है नवपाषाणकालीन बस्तियाँ। तो ये इसके अनुसार हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ कहाँ से मिले हैं। तो हम देखें कि हम इसके बारे में, इनको आपने स्क्रीनशॉट ले ली पहले, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि इसके साक्ष्य है ना, उसके अनुसार हम किस प्रकार एक अनुमान लगाते हैं और किस पर पता पा लेते हैं कि उस समय की घटना है ये। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर मैं उसको हटा देता हूँ, फिर उसका मैं आपको समझाता हूँ कि हम जो मानव के जो साक्ष्य हैं, कंकाल हैं, उनको हम किस प्रकार पता लगाते हैं उनके बारे में। तो जो मानव के साक्ष्य हैं उनके बारे में हम पता लगाते हैं, तो उसको हम देखते हैं कि उनको हम किस प्रकार, जो मानव के, क्योंकि मानव के जो कंकाल हैं उनको हम किस प्रकार पता लगाते हैं कि मानव के ये कंकाल कितने वर्ष पहले के हैं। तो उनको हम इस प्रकार पता लगाते हैं कि एक मानव में कार्बन के जो समस्थानिक हैं वो 2 प्रकार से पाए जाते हैं। नंबर 1, कार्बन के समस्थानिक हैं वो C40 कार्बन डेटिंग कैसे हैं, उसे क्या कहते हैं, C40 कार्बन डेटिंग बोलते हैं उसे। इसके अनुसार हम मानव के जो कंकाल हैं उनके अनुसार हम एज ज्ञात कर लेते हैं। तो कार्बन के 2 समस्थानिक पाए जाते हैं। तो नंबर 1 है कार्बन की, एक तो 12 पाया जाता है और कार्बन की 14 पाया जाता है। मैं ये मानव के कंकाल की एज ज्ञात करने के लिए आपको बता रहा हूँ
तो ये 2 समस्थानिक पाए जाते हैं, कार्बन के 12 अणु और कार्बन के 14 अणु। तो जीवित रहने पर ये समान इतने रहते हैं, जीवित मनुष्य में इतने रहते हैं, जीवित मनुष्य में रहते हैं ये। फिर उसके बाद मनुष्य जब मर जाता है तो उसके जो कंकाल है ना, तो दोस्तों 5,370 वर्ष में ये कंकाल है ना कार्बन की, तो वो आधे रह जाते हैं। तो सी कार्बन के 7 अणु रह जाएंगे, कार्बन के जो अणु 7 रह जाते हैं। तो इस प्रकार इनकी एज ज्ञात कर लेते हैं हम, क्योंकि जो जीवित रहते हैं तब इतने रहते हैं, लेकिन जब मरने के बाद 5,370 वर्ष के बाद कार्बन के अणु 7 रह जाते हैं, यानी आधे रह जाते हैं। ये तो उतने ही रहते हैं, लेकिन ये आधे रह जाते हैं। इससे हम मनुष्य के जो साक्ष्य हैं, कंकाल, उनकी एज ज्ञात कर लेते हैं। और जो हम चट्टान है, तो चट्टान की एज हम कैसे ज्ञात करते हैं? चट्टान की एज है ऑर्गन और पोटेशियम पाया जाता है उसमें, ऑर्गन और पोटेशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पोटेशियम पाया जाता है। तो हम देखेंगे कि एक निश्चित समय के बाद जो आर्गन है ना, वो पोटेशियम बदल जाता है। इससे हम पता लगा लेते हैं कि इस चट्टान की एज कितनी है और ये कितनी पुरानी चट्टान है। उसके अनुसार किसकी एज लगाते हैं? चट्टान की। जैसे हम ऑर्गन चट्टान है, इसे C40 कार्बन डेटिंग कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इससे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो भी उस वीडियो में आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ाऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से और सब्सक्राइब कर लिए हमारे इस चैनल को, जिससे आपको और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना।